हेलो दोस्तों, वेलकम टू सक्सेस प्लस एकेडमी। मैं हूं सुमित चौधरी और आज हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान पर विदेशी संविधानों का प्रभाव, यानी कि बोरोड फीचर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम अदर कंट्रीज। ये क्या है, इसके बारे में पहले समझ लीजिए चीज़ों को। देखिए, जब भारत का संविधान लिखा जा रहा था, जो तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को और लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को कम्प्लीटली, ठीक है। तो ये संविधान जब लिखा जा रहा था तो दुनिया भर में बहुत सारे संविधान जो हैं वो बन चुके थे। इस समय तक बहुत सारे देश आज़ाद हो चुके थे, बहुत सारे देशों में यहाँ पे डेमोक्रेसी आ चुकी थी। तो वहाँ पे उनके संविधान लिखे जा चुके थे, उनके कॉन्स्टिट्यूशन ऑलरेडी अवेलेबल थे। तो भारतीय संविधान सभा के पास एक एडवांटेज था कि वो दुनिया भर के बहुत सारे संविधानों को पढ़ सकती थी। वो जान सकती थी कि वहाँ के जो संविधान लिखे गए उनका आधार क्या रहा, उनमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं। तो हमारे संविधान निर्माताओं ने जो भी सूटेबल फीचर दूसरे देशों के संविधानों में हमें लगा, जो हमारी ज़रूरतों को फुलफ़िल कर रहा था, हमने बहुत सारे देशों के संविधानों से उन फीचर्स को अडॉप्ट किया, हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उनको यहाँ पे लागू किया, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सभी के सभी फीचर्स ही हमने विदेशों से उठाए हैं। बहुत सारे फीचर्स भारतीय संविधान निर्माताओं ने खुद भी लिखे, लेकिन एक शुरुआती समय में एक आरोप लगता था कि भारतीय संविधान जो है वो दूसरे संविधानों की कॉपी पेस्ट है, ऐसा कहा जाता था। लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे संविधान सभा के निर्माताओं ने भी ऐसा कहा कि अडॉप्ट करना कोई बुरी बात नहीं है, इसमें कोई शेमफुल एक्ट नहीं है ये, कि आपके पास इतना कुछ अवेलेबल है और आप अपने संविधान को अगर बेहतर बना सकते हैं तो आपको अडेप्टेबिलिटी और बोरोइंग में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, कौन कौन से ऐसे प्रोविजंस हैं जिसको हमने हमारे संविधान में दूसरे देशों से लिया, इसको हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में पूरा ढंग से, ठीक है। तो ये वीडियो जो है आपके लिए सभी कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में हेल्पफुल होगा, चाहे आपके यूपीएससी का एग्जाम हो, एसएससी का हो, रेलवे के एनटीपीसी के एग्जाम हो या फिर कोई दूसरे एग्जाम्स हो। तो चलिए देखते हैं। पहले एक चीज़ देख लीजिए, भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन जो है, भारतीय संविधान जो है, उसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। भारतीय संविधान जब ओरिजिनली लिखा गया तो इसमें 22 भाग थे, 8 अनुसूचियाँ थी, 8 स्केड्यूल थी और 395 आर्टिकल्स थे, यानी अनुच्छेद थे। लेकिन आज जब हम 2020 में हैं तो भारतीय संविधान में 448 आर्टिकल हैं, 25 भाग हैं और 12 अनुसूचियां हैं, ठीक है। संविधान संशोधन होते गए और ये आर्टिकल बढ़ते चले गए और पार्ट्स और अनुसूचियां भी बढ़ती चली गई और 5 अप्रेंडाइज हैं जिनको हम अडेंडम भी बोल सकते हैं या एडिशनल सेक्शंस भी बोल सकते हैं, जो अंत में लिखे गए हैं, ठीक है। साथ ही साथ अभी तक हमारे संविधान में 104 संविधान संशोधन हो चुके हैं, अमेंडमेंट हो चुके हैं और दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत का ही संविधान है। दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी इंडिया है, ये सब बात तो आप जानते हैं। आप ये भी जानते हैं कि 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन के बाद 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान पूरी तरह से लिखा जा चुका था और इस दिन कुछ प्रोविजंस जो हैं वो लागू भी कर दिए गए। लेकिन उसके बाद 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान कम्प्लीटली लागू हो गया था और इस दिन को हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं, रिपब्लिकन जो है रिपब्लिक डे मनाते हैं, ठीक है। ये बात है। उसके बाद एक पॉइंट और है कि भारतीय संविधान जो है ये हैंड रिटन है, न कि ये टाइप सेट या प्रिंटेड नहीं है, ये हैंड रिटन है। और हिंदी और इंग्लिश की जो अच्छी राइटिंग में इसको किसने लिखा है ये भी आपको ध्यान रखना है, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, ठीक है। इस व्यक्ति ने इसको भारतीय संविधान को हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में लिखा अपने हाथों से, ठीक। ये जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया हिंदी और इंग्लिश भाषा में, इसके बाद तो चलो प्रिंटेड कॉन्स्टिट्यूशन आपको मिलने लग गए, लेकिन ये ओरिजिनल कॉपी जो हैं इनको आज भी हीलियम फील्ड केसेस में जो पार्लियामेंट की लाइब्रेरी है उसमें सुरक्षित रखा गया है। ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है। अब जानते हैं कि कौन से वो बोरोड फीचर्स हैं जिनकी मैं बात कर रहा था, कौन से वो प्रावधान है जिन्होंने जो भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन में दूसरे देशों से लिए गए। देखिए, बात ये है, बहुत सारे लिए, लेकिन शुरुआत में जब कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जा रहा था, उसकी इनिशियल स्टेज था, तो उस पर जो प्रभाव था भारतीय संविधान पर, उस पर सबसे ज़्यादा शुरुआती प्रभाव था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, भारतीय शासन अधिनियम 1935, ठीक है। तो ये मैं आपको हिंदी में भी बताता जाऊंगा कि कौन कौन से अधिनियम थे। तो भारतीय शासन अधिनियम जो है जो 1935 में आया था, उसके आधार पर ये संविधान शुरुआत में लिखा जाना लगा। और इसमें से कौन कौन से फीचर्स लिए गए, वो थे फेडरल स्कीम
ऑफिशियल ऑफिस ऑफ गवर्नर जो राज्यपाल का ऑफिस है, जुडिशियली न्यायपालिका, सर्विस सर्विस कमीशन जो हैं उनके रिलेटेड, स्पेशल इमरजेंसी प्रोविजंस आपातकालीन प्रावधान, एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स, ये जो प्रावधान हैं, ये जो फीचर्स थे, ये भारतीय शासन अधिनियम 1935 में भी थे और इनको शुरुआत में इंक्लूड किया गया भारतीय संविधान में लिखते समय। उसके बाद दुनिया भर के संविधान पढ़े गए, लेकिन आप एक बात जानते हैं कि भारत पे ब्रिटेन ने 190 सालों तक शासन किया। तो भारत पर सबसे ज़्यादा जो प्रभाव दिखेगा भारतीय संविधान पर, वो दिखेगा ब्रिटेन का। इस बात ये तो अंडरस्टूड है, ये तो आप सभी जानते हैं कि भारतीय संविधान पर सबसे ज़्यादा असर ब्रिटेन का मिलता है और इससे हमने बहुत सारे फीचर्स को उठाया है, बहुत सारे फीचर्स को बोरो किया है। जैसे कि सबसे पहले है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। देखिए, दो तरह की गवर्नमेंट होती है, एक पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है, एक प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है, जैसे अमेरिका में है। तो हमने कौन सी गवर्नमेंट को उठाया, कौन सी फॉर्म को उठाया, वो है पार्लियामेंट्री फॉर्म, यानी संसदीय प्रणाली। ठीक, तो पार्लियामेंट्री फॉर्म गवर्नमेंट को हमने उठाया ब्रिटिश से। फिर है नॉमिनल हेड प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट जो है, भारत का राष्ट्रपति जो है, वो नॉमिनल हेड है, उसके पास ताकतें नहीं हैं, वो डी फैक्टो रूलर नहीं है। भारत में जो सबसे ज़्यादा ताकत होती है वो संसद के पास होती है, प्रधानमंत्री के पास होती है। लेकिन जो फर्स्ट पर्सन है भारत का, वो जो हेड है, जिसके नाम पे रूल होता है, रेगुलेशन होती हैं, शासन होता है, वो कौन है, प्रेसिडेंट है। तो वो नॉमिनल हेड है, उसके पास ताकतें इतनी नहीं है, कहने मात्र को वो हेड है। और इसका जो पद है वो बहुत हद तक सिमिलर है जो क्वीन है, जो ब्रिटेन की महारानी है, उसके जैसा है। हालांकि काफ़ी कुछ इसमें अंतर भी है, जैसे ब्रिटेन की महारानी मोनार्क है और वो हायरार्की से आती है, पीढ़ी दर पीढ़ी आती हैं, लेकिन भारतीय राष्ट्रपति का चुनाव होता है, चुनाव इलेक्शन प्रोसेस के थ्रू आता है। भारतीय राष्ट्रपति की जो ताकतें हैं वो क्वीन से थोड़ी ज़्यादा हैं, ऐसे है वो भी नॉमिनल हेड, लेकिन क्वीन के कंपैरिजन में भारतीय राष्ट्रपति की ताकत तो थोड़ी ज़्यादा है, क्योंकि वो चुना हुआ प्रतिनिधि भी है, ये बात भी आप जानते हैं। ठीक है, फिर बात आती है तीसरा पॉइंट जो है वो सिंगल सिटीजनशिप, एकल नागरिकता। एकल नागरिकता का जो कॉन्सेप्ट है, ये भी हमने लिया है किससे, ये भी हमने लिया है ब्रिटेन से। ठीक है, उसके बाद है लोअर हाउस मोर पावरफुल। जो आपको पता है संसद के दो पार्ट हैं, एक है लोकसभा, एक है राज्यसभा। तो राज्यसभा से लोकसभा के पास थोड़ी ज़्यादा शक्तियाँ हैं, नहीं, राज्यसभा के पास कम शक्तियाँ हैं, लोकसभा के पास ज़्यादा शक्तियाँ हैं। आप अगर स्पेशली पावर्स में बात करें तो फाइनेंशियल पावर और एग्जीक्यूटिव पावर जो है वो लोकसभा के पास ज़्यादा हैं और उनको जनता डायरेक्टली चूज करती है। जो हाउस ऑफ कॉमन्स बोलते हैं, वहाँ पे हाउस ऑफ कॉमन्स है। जब हम ब्रिटेन की बात करें, भारत में लोकसभा है और राज्यसभा भारत में है, जो अपर हाउस है वहाँ पे हाउस ऑफ लॉर्ड्स होता है। तो लोकसभा के पास जो है वो राज्यसभा से थोड़ी ज़्यादा शक्तियाँ हैं, फाइनेंशियल पावर ज़्यादा है, मनी बिल के समय में पावर ज़्यादा है और एग्जीक्यूटिव पावर भी ज़्यादा है। पोस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर, भारत के प्रधानमंत्री की जो पोस्ट है उसके बारे में भी किसमें दे रखा है, ब्रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन जो वहाँ का राष्ट्र प्रधानमंत्री होता है उसी तरीके की पोस्ट भारतीय प्रधानमंत्री की भी दी गई है। कैबिनेट सिस्टम, जो मंत्री परिषद मंत्रिमंडल है कैबिनेट का, उसका जो सिस्टम है वो भी ब्रिटेन से हमने अडेप्ट किया है। फिर है प्रेरोगेटिव रिट्स। प्रेरोगेटिव रिट्स जो हैं, अभी रिट्स को हम डिटेल में जब पढ़ेंगे, हम हाई कोर्ट्स की ताकत और सुप्रीम कोर्ट्स की रिट्स के बारे में पढ़ेंगे, वो अलग है। लेकिन अभी आप एक बात मान लीजिए कि स्पेशल कुछ प्रोविजंस होते हैं, स्पेशल ताकतें होती हैं, कुछ ऑर्डर्स होते हैं जिनको इशू कर सकते हैं सरकार के अलग अलग विभाग, जिसमें से भारत में स्पेशली हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट इसको रिट्स को जारी करते हैं। ठीक है, ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन में और भी अलग अलग डिपार्टमेंट्स को रिट्स को इशू करने का राइट है। ठीक है, तो ये हमने कहाँ से लिया, ब्रिटेन से। फिर है पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस, जो संसदीय प्रिविलेजेस मिलती हैं वहाँ के सांसदों को और पार्लियामेंट को जो शक्तियाँ मिलती हैं, प्रिविलेजेस मिलती हैं, उनके बारे में दे रखा है। फिर है, वो भी हमने ब्रिटेन से लिया, बाई कैमरल पार्लियामेंट। बाई कैमरल यानी कि इसको मैं हिंदी में बोलूँ तो द्विसदनीय। द्विसदनीय है, आप हमारा जो पार्लियामेंट है वो द्विसदनीय है। कौन सी, लोकसभा और राज्यसभा, दो सदन है ना संसद में। तो ये दो जो सदन लिए गए हैं, लोकसभा और राज्यसभा, जो हमने नाम इनके लोकसभा राज्यसभा रख दिए, लेकिन है क्या, ये द्विसदनीय है, दो सदन है। ये जो स्ट्रक्चर है ये भी हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से ही लिया है। ठीक है, फिर बात आती है स्पीकर ऑफ लोकसभा। जो लोकसभा का स्पीकर है उसका पद, उसके फंक्शंस
उसकी शक्तियाँ, ये सभी चीज़ें हमने ली हैं ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से, ठीक है। उसके पद के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन वहाँ मिलती है। रूल ऑफ लॉ, जो कानून का राज, ये जो तरीका है, देखिए ये ऐसी चीज़ें होती हैं ना, रूल ऑफ लॉ, ये पता नहीं चलता कि कौन से देश से लिया गया है। क्यों? क्योंकि सभी देशों में रूल ऑफ लॉ है, जो डेमोक्रेसी है वहाँ पे रूल ऑफ लॉ है। तो हमने इसको कहाँ से अडॉप्ट किया है? हमने किया है ब्रिटेन से। लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, जो विधायकीय प्रोसीजर है, जो तरीका है उनका काम करने का, वो भी हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है, ठीक है। फिर दूसरे नंबर पे आता है अमेरिकी संविधान। अब आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे पहला लिखित संविधान था अमेरिका का। अब ये बात रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, कई बार ऐसा लिखा मिलता है कि ब्रिटेन का कोई लिखित संविधान नहीं है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वहाँ पे संविधान के बारे में लिखा ही नहीं है, कुछ भी चीज़ें नहीं लिखी हैं, बस एक संविधान नाम की उन्होंने किताब नहीं बनाई। उन्होंने अलग अलग रूल रेगुलेशंस को, अलग अलग क्षेत्रों के जो सेक्शंस हैं उनको अलग अलग लिखा हुआ है, उनको एक जगह नहीं किया। बस बेसिकली इतनी ही बात है। तो ब्रिटेन में भी संविधान है, लिखा हुआ है, अलग अलग तरीके से लिखा हुआ है, लेकिन वो एक जगह नहीं है, ठीक है। बस इतनी सी बात है। लेकिन अमेरिका में जो संविधान है वो रिटन है, और रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का जो कॉन्सेप्ट है वो भारत ने अमेरिका से लिया। और अमेरिका एक फेडरल स्टेट है। अभी हमने बात की थी ब्रिटेन की, वो एक यूनियन स्टेट था। तो दोनों की बात करेंगे, कंपैरिजन हम देखेंगे। एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं फेडरेशन और यूनियन के बारे में डिस्कशन करूंगा। तो यूनियन में रिटन कॉन्स्टिट्यूशन की रिक्वायरमेंट होती है, एक बाकायदा कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, एक बाकायदा सुप्रीम कोर्ट होना चाहिए। तो भारत जो है, भारत के संविधान में हर जगह आपको मिलता है कि वहाँ भारत एक यूनियन स्टेट है, यूनियन है। लेकिन फिर भी हम सभी जानते हैं कि भारत का, आप बार बार पढ़ेंगे कि क्वाजी फेडरल है, कहीं तरीके से थोड़ा सा उसमें फेडरेशन का जो तरीका है वो भी मिलता है। फेडरेशन के कुछ गुण भी आपको मिलते हैं भारतीय संविधान में, जैसे रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होना, सुप्रीम कोर्ट का होना, ये चीज़ें जो हैं वो एक फेडरेशन की बात बताती हैं। संघीय और संघात्मक दो होती हैं। संघीय है मतलब यूनियन, और संघात्मक मतलब होता है फेडरेशन। तो संघात्मक शैली थोड़ी सी है भारत में संविधान में, संघीय तो सब जगह दे ही रखा है। फंक्शन ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, जो राष्ट्रपति और वाइस प्रेसिडेंट यानी कि उपराष्ट्रपति है, इनके जो फंक्शंस हैं उनको भी हमने अमेरिकी संविधान से अडॉप्ट किया है। अब कैसे? अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि भारत का राष्ट्रपति नॉमिनल हेड है, उसके पास ताकतें नहीं हैं। उसके बावजूद भी, जैसे अमेरिका का राष्ट्रपति तो सच में पावरफुल है, वो खुद रूलर, वो खुद लीडर है। ऐसा नहीं है कि उसके नीचे प्रधानमंत्री आके रूल वो करता है, डिफैक्टो रूलर वो है, ऐसा नहीं है। वहाँ तो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। तो यहाँ पे बात मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए, जब भी कोई बिल एक्ट बनता है, कोई भी प्रावधान, कोई अध्यादेश लाया जाता है, तो भारत में फाइनली उसको इशू कौन करता है? प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति। भले ही उसको सारी जो एडवाइस हैं और सारी चीज़ें हैं वो बाउंड है ये करने के लिए, संसद की सलाह लेने के लिए बाउंड है और संसद की बात मानने के लिए बाउंड है, लेकिन फाइनल जो सिग्नेचर है वो तो राष्ट्रपति के होते हैं ना। इसीलिए भारत का राष्ट्रपति का जो फंक्शंस हैं वो हमने लिए हैं अमेरिकी संविधान से। फंक्शन वही करता है, पूरे काम वही करता है, लेकिन किसकी सलाह पे? संसद की सलाह पे। फिर बात आती है तीसरी, इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति पे महाभियोग। महाभियोग, राष्ट्रपति को अपने पद से हटाने की जो तरीका है वो भी हमने अमेरिकी संविधान से लिया है। प्रोविजंस ऑफ स्टेट्स, भारत में जो स्टेट्स हैं उनके प्रोविजंस के बारे में भी हमने अमेरिकी संविधान से लिया है। इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं, मैं आपको लास्ट में बताऊंगा ना, जब स्टेट्स के बारे में और भी आगे प्रावधान आएंगे तो मैं चीज़ें बताता जाऊंगा आपको। अभी आप यही मान लीजिए। रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस, जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस हैं उनका इम्पीचमेंट, उन पर महाभियोग किस तरह से लगाया जा सकता है, वो प्रोसीजर भी हमने अमेरिकी संविधान से लिया है। फंडामेंटल राइट्स, जो हमारे संविधान का भाग 3 है और बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये फंडामेंटल राइट्स जो अभी भारतीय संविधान में 6 हैं, पहले 7 थे, ये हमने अमेरिका के संविधान से लिए हैं, ठीक है। अमेरिका में इस फंडामेंटल राइट्स की बात सबसे पहले की गई थी जब अमेरिका आज़ाद हुआ था। उसके बाद में फ्रांस में फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात बहुत हुई थी, और भारत ने इनको वहाँ से अमेरिकी संविधान से लिया है। फिर है जुडिशियल रिव्यू, जब भी पार्लियामेंट कोई एक्ट बनाती है उसके ऊपर जो कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट है, वो उसका रिव्यू कर सकते हैं उस डिसीजन का कि वो संविधान के हित में है या नहीं है, ओरिजिनल बेसिक स्ट्रक्चर के साथ है या नहीं है। तो ये जुडिशियल रिव्यू का जो तरीका है ये भी हमने अमेरिकी संविधान से लिया है। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, न्यायपालिका की स्वतंत्रता अमेरिकी संविधान से ली गई है। और प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, प्रियम्बल यानी प्रस्तावना, संविधान की प्रस्तावना होनी चाहिए
कैसी होगी, क्या क्या चीज़ें होंगी वो अलग बात है, लेकिन एक प्रस्तावना होनी चाहिए, एक बेसिक उद्देशिका होनी चाहिए। वो कहाँ से लिया है हमने? अमेरिकी संविधान से। अब प्रियम्बल में बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमने अलग अलग संविधानों से ली, वो हम अभी डिस्कस करेंगे। अभी मैंने क्या कहा? एक प्रस्तावना, संविधान में प्रस्तावना होगी, ये बात कहाँ से लिया है हमने? अमेरिकी संविधान से। और जिसमें संविधान की मूल भावना निहित रहेगी, ये बात हमने अमेरिकी संविधान से सीखी। लेकिन उसमें क्या लिखना है और क्या क्या है, वो बहुत सारे देशों का उसमें प्रभाव है। ठीक है, अब बात आती है आयरलैंड के संविधान की। आयरलैंड का संविधान भारत से पहले ज़्यादा पुराना नहीं है। 1937 में आयरलैंड का संविधान लिखा गया था। और आयरलैंड के संविधान में एक बहुत ही अच्छा फीचर था, वो था डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व कि राज्य को निर्देश देने वाले कुछ तत्व हैं, कुछ ऐसे वो हैं, प्रोविजंस हैं, जिसमें ये बताया गया है कि भाई राज्य को किस तरीके से कानून, पॉलिसीज़ और एक्ट बनानी चाहिए और जनहित में किस तरह से उनको अपनी पॉलिसीज़ को फ्रेम करना चाहिए। तो ये आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन में था। और आयरलैंड ने भी, इन्होंने खुद नहीं बनाए थे, ये स्पेन से इन्होंने बोरो किए थे पहले। ठीक है, 1937 में। फिर भारत को भी इनका संविधान पढ़ा तो इनको अच्छा लगा, तो इन्होंने भी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स भारतीय संविधान में जोड़े। फिर है नॉमिनेशन ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा बाय द प्रेसिडेंट। भारत में जो राज्यसभा है उसमें आप जानते हैं कि 12 जो मेंबर्स हैं उनको राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। और उनका जो मनोनयन है, वो जो तरीका है, वो जो चीज़ है, वो हमने ली है आयरलैंड से। मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। अब देखिए, प्रेसिडेंट का पद होना, ये हमने लिया कहाँ से? ब्रिटेन से। प्रेसिडेंट के फंक्शन लिए हमने अमेरिका से। और प्रेसिडेंट का इलेक्शन का प्रोसीजर है वो लिया हमने आयरलैंड से। तीनों अलग अलग चीज़ें हैं, तीनों में कंफ्यूज नहीं होना है, बार बार देखोगे तो याद हो जाएगा। अब बात आती है कनाडा के संविधान की। कनाडा का जो कॉन्स्टिट्यूशन था, उससे हमने एक चीज़ ली, वो सबसे पहली है क्वाजी फेडरल। भारत के संविधान में कहीं लिखा नहीं हुआ है कि भारत एक क्वाजी फेडरल स्टेट है, क्वाजी फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भारत में है, ऐसा कहीं नहीं लिखा। लिखा यूनियन ही है। लेकिन भारत का जब स्ट्रक्चर को आप समझेंगे ढंग से, आपको पता चलेगा कि भारत में कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो फेडरेशन में होते हैं और बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं जो यूनियन में होते हैं। तो इसीलिए भारत का जो स्ट्रक्चर है वो क्वाजी फेडरल है। अब बात ऐसी कर रखी है कि फेडरेशन है। फेडरेशन क्या है? जब राज्य एक साथ मिलके एक बड़ा देश बनाते हैं और राज्य पावरफुल होते हैं तो उसको बोलते हैं फेडरेशन। तो राज्यों के पास बहुत अच्छी ताकत होती है फेडरेशन में। यूनियन में राज्य बहुत ज़्यादा ताकतवर नहीं होते हैं। अब भारत फेडरेशन है, यूनियन बताया हुआ है, लेकिन सेंटर जो है बहुत स्ट्रॉन्ग है। और इसीलिए स्ट्रॉन्ग सेंटर दिखाने के लिए ही भारत में यूनियन शब्द का इस्तेमाल किया है। भारतीय संविधान में हर जगह यूनियन का इस्तेमाल क्यों किया गया है? ताकि राज्य जो हैं वो अपनी ताकत को ज़्यादा बढ़ा ना सकें। फेडरेशन में ताकत ज़्यादा होती है राज्यों के पास। ये हमने लिया है कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से। अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर्स बाय द सेंटर। जो भारत में राज्यों के गवर्नर हैं वो सेंटर अपॉइंट करता है, ये बात आप जानते हैं। और ये कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन में है, वहाँ से ली है। एडवाइजरी जुडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। जो सुप्रीम कोर्ट अपनी एडवाइजरी जारी करता है जुडिक्शन में, उसके रिलेटेड जो प्रोविजंस हैं वो कनाडा से लिए गए हैं। वेस्टिंग ऑफ रेजिड्यूसरी पावर्स और इन द सेंटर। सेंटर जो केंद्र सरकार है, आप जानते हैं सिटीजनशिप वगैरह के जो पावर हैं, जो नागरिकता से संबंधित कानून हैं, उन पे जो बिल पास करता है वो सेंटर के पास अधिकार है, राज्यों के पास नहीं है। तो इनसे रिलेटेड जो ताकतें दे रखी हैं, रेजिड्यूरी से रिलेटेड पावर्स जो हैं वो सेंटर को दे रखी हैं सारी की सारी। तो इसका मतलब क्या है? फेडरेशन है लेकिन ताकतवर कौन है ज़्यादा? सेंटर है। ठीक। फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। आप जानते हैं कि भारत में 3 तरह की लिस्ट है। लिस्ट मतलब सब्जेक्ट्स। एक है यूनियन, एक है यूनियन, यू फॉर यूनियन, यानी कि संघ सूची, जिसको मैं हिंदी में लिखूं तो संघ सूची। एक है राज्य सूची, जिसको बोल सकते हैं स्टेट लिस्ट। और एक है तीसरी कॉन्करेंट लिस्ट। ठीक है, तो कॉन्करेंट लिस्ट तो हमने कनाडा से नहीं ली, ये हम आगे बात करेंगे, ऑस्ट्रेलिया से ली है। लेकिन संघ और राज्य सूची, ये लिस्ट क्या होती है? ये वो सब्जेक्ट्स हैं जिन पे वहाँ की सरकारों को कानून बनाने का अधिकार है। यूनियन लिस्ट में या संघ सूची में वो विषय लिखे गए हैं जिसमें सिर्फ केंद्र सरकार, सेंटर जो है वही कानून बनाएगा। स्टेट लिस्ट में वो सब्जेक्ट लिखे हुए हैं जो राज्य सरकार जिन पे कानून बना सकती है, जैसे पुलिस है ना। और यूनियन में जैसे कि आर्मी है, जैसे कि विदेश अफेयर्स हैं, एक्सटर्नल अफेयर्स हैं। ठीक है, इनसे रिलेटेड प्रावधान है। कनकरेंट लिस्ट जो है, जिसको हम समवर्ती सूची के नाम से जानते हैं, ये हमने बाद में लिया ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। तो राज्यों और केंद्र के बीच में
पावर का डिस्ट्रीब्यूशन करने का जो तरीका है वो हमने कनाडा से लिया और इनके अलग अलग सब्जेक्ट्स बना दिए। ठीक है, सबसे पहले कॉन्करेंट लिस्ट की बात आती है, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। ओके, और तो तीनों लिस्ट की बात आ गई, कौन कौन से विषय पे कौन कानून बनाएगा इसका आता है लिस्ट में, ये सब्जेक्ट्स हैं। फिर फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स, इससे रिलेटेड जो प्रावधान दे रहे हैं कि भारत के अंतर राज्यों में जो ट्रेड है, कॉमर्स है, उसको फ्री रखा जाएगा, वहाँ पे कोई किसी तरीके के ज़्यादा बैरियर नहीं रहेंगे, टैरिफ बैरियर नहीं रहेंगे, तो ये हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है। जॉइंट सिटिंग ऑफ 2 हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, जो राज्यसभा और लोकसभा के जॉइंट सेशन बैठता है जिसको राष्ट्रपति बुलाता है, ये जो कॉन्सेप्ट है ये भी ऑस्ट्रेलियन फेडरेशन से हमने लिया है। द लैंग्वेज यूज इन द प्रियम्बल, अब देखिए प्रियम्बल हमने कहाँ से ली कि प्रियम्बल होगी, प्रस्तावना होगी, संविधान की मूल भावना होगी, वो हमने अमेरिका से लिया। लेकिन उसकी जो भाषा है, किस तरह की भाषा है, जैसे हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष, ये जो तरीका है लिखने का, ये जो भाषा है, ये हमने कहाँ से ली है, ऑस्ट्रेलिया से ली है। ये तरीका किस तरह से रहेगा वो हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है। बात आती है फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन की, और फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन का भारतीय प्रियम्बल पे सबसे ज़्यादा असर है। उसमें जो शब्द इस्तेमाल किए गए हैं, जो प्रस्तावना में जो शब्द इस्तेमाल किए गए हैं, रिपब्लिक यानी कि गणतंत्र, गणतंत्र शब्द जो है वो कहाँ से लिया गया है, वो लिया गया है फ्रांस से। ठीक है, लिबर्टी, आज़ादी, किस किस चीज़ की आज़ादी, किसी भी चीज़ को अभिव्यक्ति की आज़ादी, विश्वास धर्म उपासना की आज़ादी, स्वतंत्रता, ये कहाँ से लिया गया है, ये भी लिया गया है हमने फ्रांस से। साथ ही साथ समता यानी इक्वलिटी, बराबरी का जो दर्जा दिया गया है, प्रयोग किया गया है प्रस्तावना में, वो भी लिया गया है फ्रांस से। और फ्रेटर्निटी यानी बंधुता यानी भाईचारा, ये भी लिया गया है फ्रांस से। तो फ्रांस के जो संविधान है उससे भारतीय प्रियम्बल जो है, जो संविधान की मूल भावना को दर्शित करती है, उससे कुछ इंपॉर्टेंट शब्द लिए गए हैं, जैसे ये 4 हैं इंपॉर्टेंट, रिपब्लिक, लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी। ठीक है, चारों को ध्यान रखना है। अब हम यूएसएसआर की बात करेंगे, वहाँ से भी कुछ चीज़ें ली गई हैं। यूएसएसआर से जो प्रियम्बल की बात करूं, सबसे पहले तो वहाँ जस्टिस की बात करेगी। सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस जो है वो यूएसएसआर के कॉन्स्टिट्यूशन से, वहाँ से हमने उठाया है। 42वें संविधान संशोधन 1976 में जो हुआ, उस समय यूएसएसआर के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने बहुत सारे प्रावधान लिए, जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। उनमें से ही एक था फंडामेंटल ड्यूटीज़ यानी मौलिक कर्तव्य, और ये जो आइडिया ऑफ जस्टिस है जो हर मायने में है, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जो न्याय है उससे संबंधित जो प्रावधान लिखा हुआ है हमारे प्रियम्बल में, जो शब्द इस्तेमाल किया गया है, किसकी, न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, ये लिखा गया है ये बेसिकली। तो ये लिया गया है यूएसएसआर। यूएसएसआर क्या है, सोवियत संघ। उस समय सोवियत संघ था 1991 से पहले, उसके बाद टूट गया और अलग अलग देश हो गए, और अब इसका जो मेन लीडर था जो वो रशिया है, वो अलग से देश बन गया। दुनिया का सबसे बड़ा एरिया वाइज देश जो है रशिया, उस यूएसएसआर की बात मैं कर रहा हूँ। फिर है प्लानिंग कमीशन, जिनको 5 ईयर प्लान भी कहते हैं, पंचवर्षीय योजनाएं भी कहते हैं, ये भी हमने लिए थे यूएसएसआर के कॉन्स्टिट्यूशन से। ठीक है, अब तो प्लानिंग कमीशन को डिजोल्व करके नीति आयोग बन गया है, लेकिन 12 पंचवर्षीय योजनाएं भारत में चली थी और उनको हमने यूएसएसआर के कॉन्स्टिट्यूशन से दिया था। ठीक है, फिर बात आती है साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन की। तो साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन का भी भारत पे प्रभाव है। ये जो प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है, जो आर्टिकल 368 भाग 20 जो है दे रखा है हमारे संविधान का, भाग 21-20 उसकी बात करते हैं, तो वो जो है वो भी हमने किस में लिया गया है, साउथ अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। भाग कौन सा है ये, 20 है कि 21 है, मैं थोड़ा सा इसमें कन्फ्यूज हो रहा हूँ, ये आप एक बार देख लीजिएगा। मैंने बताया था लेकिन थोड़ा सा मिक्स वो हो गया। इलेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा, राज्यसभा के मेंबर्स का जो इलेक्शन की जो प्रोसीजर है उसको राज्यसभा में जो उसको भी हमने लिया है साउथ अफ्रीका के। देखिए, आप जानते हैं कि राज्यसभा के इलेक्शंस में डायरेक्ट सिटीजन पार्टिसिपेट नहीं करते, उनके चुने हुए प्रतिनिधि जो हैं, लेजिस्लेटिव असेंबलीज और लेजिस्लेटिव काउंसिल के जो मेंबर्स हैं राज्यों में, वो पार्टिसिपेट करते हैं राज्यसभा के मेंबर्स को चूज करने में। तो वो जो तरीका है वो हमने साउथ अफ्रीका से लिया है। फ्रॉम जर्मनी कॉन्स्टिट्यूशन, जो इसको पहले वेमार रिपब्लिक भी बोलते थे, कहीं बार आपको मिलेगा कि वेमार रिपब्लिक का कॉन्स्टिट्यूशन का प्रभाव क्या है, तो जर्मनी की ही बात कर रहा है, आपको ध्यान रखना है। तो जर्मनी के संविधान से हमने लिया कि भाई जब इमरजेंसी का टाइम चल रहा है तो फंडामेंटल राइट्स जो है, मौलिक अधिकार किस तरह से सस्पेंड किए जाएंगे, उससे रिलेटेड जो प्रोविजंस हैं वो हमने दे रखे हैं। कहाँ पे, जर्मनी के संविधान से ले रखे हैं। आप जानते हैं 356, 352,
और 360 तक के जो इमरजेंसी के प्रोविजंस हैं, यहाँ पे नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी और फाइनेंशियल इमरजेंसी, इनमें जो भी फंडामेंटल राइट्स इमरजेंसी के दौरान आपसे ले लिए जाते हैं, छीन लिए जाते हैं, उनके बारे में जो प्रावधान है, प्रोसीजर है, वो जर्मनी से लिया गया। फिर बात आती है जापान के संविधान की। तो जापान के संविधान से हमने लिया प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय द लॉ। किस तरीके से लॉ का इस्टेब्लिशमेंट, इन्फोर्समेंट किया जाएगा, क्या प्रोसीजर रहेगा, उसके बारे में। रूल ऑफ लॉ तो लिया था ब्रिटेन से, लेकिन प्रोसीजर जो है इस्टेब्लिशमेंट का, वो लिया है हमने जापान से। तो इस तरीके से दुनिया भर के जो देश हैं, उनके संविधानों से भारतीय संविधान में बहुत सारे फीचर्स को बोरो किया गया और उन प्रावधानों को यूं का त्यों ना अडेप्ट करके कुछ कुछ चीज़ें उसमें चेंज भी करी गई, क्योंकि भारत की स्थिति, चाहे वो सामाजिक हो, भौगोलिक हो या आर्थिक स्थिति है, उसके अकॉर्डिंग इन प्रावधानों को भारत में अप्लाई किया गया और भारतीय संविधान में इनको लिखा गया, अडेप्ट किया गया। ठीक है, तो आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी और आपको समझ में आया होगा कि भारतीय संविधान दूसरे देशों के संविधानों से किस प्रकार से इन्फ्लुएंस है और उसमें कौन कौन से ऐसे फीचर्स हैं जो हमने दूसरे देशों से लिए हैं। ठीक है, और ये क्वेश्चंस जो हैं बहुत बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। इस वीडियो की पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा टेलीग्राम पे, और आने वाले वीडियोस को आप देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे, सी यू नेक्स्ट क्लास।